हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हमारे पास जो नीट 2025 हमारे पास एग्ज़ाम हुआ था 4 मई 2025 को, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की एज वेल एज ओएमआर शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है। और उसकी जो हियरिंग थी हमारे पास, जो लेटेस्ट हियरिंग थी वो भी आज होने वाली है। और उसके रिलेटेड मैं शाम को वीडियो बनाऊंगी कि हमारे पास हियरिंग में हमारे पास क्या कंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नीट काउंसलिंग के बारे में। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, हमारे पास ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की सीट्स के बारे में, काउंसलिंग के राउंड्स के बारे में, सीट मैट्रिक्स, उसकी अपग्रेडेशन क्या होती है, और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और वेबसाइट स्टूडेंट्स को क्या पता होनी चाहिए रिलेटेड टू नीट काउंसलिंग, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगी कि आपको काउंसलिंग कैसे भरनी है। ये पूरी डिटेल्ड वीडियो है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका नीट यूजी 2025 क्लियर हो चुका है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स पता लग ही गए होंगे सबको, है ना, क्योंकि सबने आंसर शीट्स अपनी चेक कर ली हैं, ओएमआर शीट्स अपनी रीचेक कर ली हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास काउंसलिंग के प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए, सीट अलॉटमेंट क्या होनी चाहिए, कॉलेज की रिपोर्टिंग कैसे होती है, सब कुछ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई विल से कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप वन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नीट यूजी काउंसलिंग होता क्या है और किस किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। जो हमारे पास नीट यूजी काउंसलिंग है, ये हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसके लिए की जाती है, एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। हमारे पास जो आयुष की काउंसलिंग होती है वो अलग वेबसाइट पे होती है, और उसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी अलग होता है। उसके रिलेटेड मैं एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगी, राइट। तो हमारे पास दो मेन काउंसलिंग्स होती है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, एक ऑल इंडिया कोटा में और एक स्टेट कोटा में। अब जो ऑल इंडिया कोटा की जो हमारे पास काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कंडक्ट करता है। उसमें हमारे पास 15% हमारे पास जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वो हमारे पास इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आती हैं, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एम्स आते हैं सारे, जिपमर आते हैं, और कई और कॉलेजेस जो कि हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारे पास, वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टेट कोटा में। स्टेट कोटा हमारे पास जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अलग से कंडक्ट करता है। इसमें हमारे पास 85% सीट्स होती हैं गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि स्टेट के अंदर है, ठीक है। अब जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें हमारे पास फर्दर दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एक ओपन स्टेट होती है, एक क्लोज स्टेट होती है। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया काउंसलिंग टाइमलाइन। सबसे पहले हमारे पास जो काउंसलिंग है नीट यूजी की 2025 की जो काउंसलिंग है वो हमारे पास जुलाई या अगस्त में शुरू हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास 14 जून को रिजल्ट आ जाएगा। साथ के साथ हमारे पास हफ्ते के अंदर अंदर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और आप जो अपनी चॉइस प्रेफरेंसेस है वो भर दोगे, ठीक है। और उसका रिजल्ट आने में फिर महीना लगता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास नीट के रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, तब से हमारे पास जो नीट की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास जो एमसीसी हमारे पास काउंसलिंग कंडक्ट करता है उसके कितने राउंड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3। राउंड 3 को हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं, और हमारे पास जो 4th राउंड होता है वो हमारे पास होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा के बारे में, जिसकी काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है, एमसीसी कंडक्ट करता है, ठीक है। इसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप गूगल पे जाके इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, यूजी मेडिकल काउंसलिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट्स पर क्लिक करके। आप वहाँ पर क्लिक करके अपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, और आप अपना रोल नंबर नीट का, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी वहाँ पर आपकी, वो आपको फिल करनी है, ठीक है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है हमारे पास ऑल इंडिया कोटा की, वो आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस भर रहे हो तो आपको ₹1000 भरने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये जो फीस होती है रजिस्ट्रेशन फीस, ये हमारे पास नॉन रिफंडेबल होती है। रजिस्ट्रेशन फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, चाहे आपको सीट अलॉट हुई है चाहे आपको सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। कुछ कॉलेजेस क्या है हमारे पास सिक्योरिटी फीस अपनी भरवाते हैं। सिक्योरिटी फीस का क्या मतलब होता है कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो जो आपको सिक्योरिटी फीस है वो आपको वापस मिल जाएगी। अगर आपको सीट अलॉट होगी तो ये सिक्योरिटी फीस जो होती है ये आपकी जो फीस होती है उसमें इंक्लूड हो जाती है, या फिर आपको आफ्टर योर एडमिशन आपको वापस मिल जाती है, ठीक है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे डीवाई पाटिल हो गया, हमारे पास मणिपुर यूनिवर्सिटीज़ होगी, ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने अलग से उसकी स्कॉलरशिप के लिए और उसके कॉलेजेस जो हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है, बट आपको फैसिलिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फीस अपनी ज़्यादा चाहिए होगी, रजिस्ट्रेशन फीस भी और सिक्योरिटी फीस भी, तो पहले से आप अपनी जेब में भर के रखिए, राइट।
कितनी फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन? 2000 से 5000 के बीच होती है, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो हमारे पास ₹2 लाख होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 क्या है हमारा, कि आपके जब आपने रजिस्ट्रेशन आपने भर दी तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर लेना है और पेमेंट रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड कर लेनी है टू कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग हमारे पास सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एज वेल एज सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स सबसे अच्छे आए हैं, ज़्यादा आए हैं, 600 अबव है, 700 अबव है, उनको तो पता ही है कि हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एम्स मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। जिनके 500 से 600 में वेरी कर रहे होते हैं उनको डाउट होता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपके 500 से लेके 600 तक आ रहे हैं और अगर आप एम्स भर रहे हो तो आपकी काउंसलिंग भरने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको एम्स तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है और इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को जानने के लिए कि उनको कौन कौन सी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में भरने हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे कॉलेजेस भरोगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एम्स को छोड़ के, तो आपकी जो सीट लेने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ऑल्सो आपको इसमें नई कॉलेजेस भरने चाहिए, क्योंकि नई कॉलेजेस जो बनते हैं उनकी जो कट ऑफ है वो नीचे जाती है, उनकी जो कट ऑफ होती है वो कम होती है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप अपनी जो सीट है वो ग्रैब कर सकते हो। ऑल्सो इस साल जो हमारा एग्जाम हुआ था वो बहुत टफ आया था, तो बच्चों के मार्क्स जो हैं 300, 400, 500 इतने तक ही आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि मेरे मार्क्स तो कम आ रहे हैं, मैं तो काउंसलिंग भरूंगा ही नहीं। तो इस साल 300 प्लस वाले मार्क्स जो बच्चे हैं, 300 मार्क्स वाले, उनको भी काउंसलिंग भरनी चाहिए, क्योंकि लक होता है बच्चे का। आपका जो लक है वो बहुत मैटर करता है। आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती हैं, तो आप काउंसलिंग ज़रूर भरें, ठीक है। एक बार अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो आपको अपने प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेजेस आप भर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज और कॉलेजेस दोनों भर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या भरना है? सबसे पहले आपको जितनी चॉइसेस आप चाहते हो उतनी भर सकते हो। इसमें आप क्या करो, अपनी स्टेट के 2-3 गवर्नमेंट कॉलेजेस भरो और आउट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भरो। वो आउट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आपने वो वाले भरने हैं जो ओपन स्टेट कोटा में है, ठीक है। ओपन स्टेट का क्या मतलब होता है? कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनमें हमारे पास जो कॉलेजेस होते हैं वो हमारे पास अदर स्टेट्स के बच्चों को भी इनवाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप पंजाब में हो, महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस में जो बच्चे हैं पंजाब के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। बट जो हमारा पंजाब है, पंजाब के सारे कॉलेजेस जो हैं वो हमारे पास क्लोज स्टेट के अंदर आते हैं। तो पंजाब हमारे पास किसी भी अदर स्टेट के बच्चे को स्टेट कोटा में एडमिशन लेने नहीं देता, एक्सेप्ट CMC वेलोर जो हमारे पास क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। उसके अलावा हमारे सारे कॉलेजेस जो हैं वो क्लोज्ड हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने प्रेफरेंसेस में कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं, ठीक है। आप चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो डेडलाइन तक। डेडलाइन देता है हमारे पास NTA, हमारे पास MCC और NTA हमारे पास काउंसलिंग की डेडलाइन डेट दे देता है। तो तब तक आप अपनी जो चॉइसेस है वो मॉडिफाई कर सकते हो। बट एक बार अगर आपका डेडलाइन खत्म हो गया तो आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी। अगर आपकी चॉइसेस लॉक हो गई तो जो सेव्ड चॉइसेस है वही आपकी कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सीट अलॉटमेंट। अब जो हमारे पास जब आपने काउंसलिंग भर दी, हमारे पास काउंसलिंग की डेडलाइन कंप्लीट हो गई, उसके बाद विदिन 20 डेज़, 15 to 20 डेज़ हमारे पास जो रिजल्ट है काउंसलिंग का वो आ जाता है। उसमें आपको पता लगता है कि आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको पता लग गया कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर तो आपका जो कॉलेज आपकी मनपसंद का है कि आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है और आपको उसी में एडमिशन मिल गई है, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आगे का प्रोसेस आप शुरू कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने, एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ, ठीक है। अगर आपको कॉलेज जो आप चाहते थे कि मेरे को ये कॉलेज मिले बट आपको नहीं मिला है, आपको कोई और कॉलेज मिल गया है आपकी चॉइसेस में से और आपको किसी और कॉलेज में जाना था, तो आप राउंड 2 का वेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेप 1 में हमारे पास, राउंड 1 में हमारे पास एडमिशन नहीं मिलती, तो उनको तो राउंड 2 में काउंसलिंग दोबारा से भरनी ही पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल जाती है बट वो अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम GGS फरीदकोट की बात करें, GMC फरीदकोट पंजाब में, ठीक है, आपको GMC फरीदकोट में एडमिशन मिली है फर्स्ट राउंड में और आप पटियाला में चाहते थे एडमिशन, तो आप सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हो अपना कॉलेज टू GMC पटियाला। बट आपको तब तक अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा GMC फरीदकोट में। साथ ही साथ आपको क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेगी अगर आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप रिपोर्टिंग कर सकते हो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, और डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। हमारे पास आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फीस, एडमिशन फीस अपलोड करनी पड़ेगी, एडमिशन फीस आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो एडमिशन हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप वेट कर सकते हो अपग्रेड करने का कॉलेज नेक्स्ट राउंड में, या फिर आप नेक्स्ट राउंड में अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया रिपोर्टिंग।
ठीक है। जब आपको अलॉटमेंट लेटर आपका मिल गया उसके बाद आपको कॉलेज के अंदर आपको जो कॉलेज मिला है उसमें अलॉटमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी एडमिशन फ़ीस आपकी भरनी पड़ेगी, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे असली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सबमिट करने पड़ेंगे, एज वेल एज़ वहाँ पर आपका मेडिकल होगा। ठीक है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको डेडलाइन से पहले आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज भी हमारे पास डेडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप नहीं जाओगे, किसी और बच्चे को जो एडमिशन मिली होगी इसी कॉलेज में, वो आपकी सीट जाके ग्रैब कर लेगा। एक बार जब हमारे पास कॉलेज की सीट्स पूरी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल फरीदकोट की 125 है, 125 पहले थी, अब 150 हो गई हैं। अगर 150 सीट्स बच्चों ने ग्रैब कर ली, आपको भी सेम कॉलेज में एडमिशन मिली थी, बट आप डेडलाइन के बाद जा रहे हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, नीट 2025 का एडमिट कार्ड लेके जाना है, स्कोर कार्ड लेके जाना है, अलॉटमेंट लेटर की आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट्स होनी चाहिए रियल वाली, ID प्रूफ्स होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने पेरेंट्स के भी होने चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो ज़रूरी होता है अगर आप स्टेट कोटा के अंदर एडमिशन ले रहे हो। ठीक है। PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप डिसेबिलिटी में एडमिशन ले रहे हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए 8 to 10, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया राउंड 2 और मॉकअप राउंड के बारे में। ठीक है। अगर आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिल गई है बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप राउंड 2 में दोबारा से भर सकते हो अपग्रेड करने के लिए। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट ही नहीं मिली है तो भी आप राउंड 2 में भर सकते हो। ठीक है। अब जो राउंड 2 में हमारे पास जो बच्चे होते हैं उसमें हमारे पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था। ठीक है। अगर आपको अनअलॉटेड सीट है तो अगर आपको सेकेंड राउंड में भी सीट नहीं मिल रही है तो आप मॉकअप राउंड में जा सकते हो। मॉकअप राउंड हमारे पास थर्ड राउंड होता है हमारे पास। इस राउंड में जो हमारे पास खाली सीट्स पड़ी होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है। इसके बाद भी हमारे पास एक राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड जो हमारा होता है ये हमारे पास बहुत कम कॉलेजेस में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स फिल हो जाती हैं। ये बहुत लंबा चलता है, सितंबर तक चलता है, बट बच्चों का लक जो है इसमें काम कर जाता है और उनको जो सीट्स है डायरेक्टली कॉलेज अलॉट कर देता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास था ऑल इंडिया कोटा की बारे में सारा। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेट काउंसलिंग के प्रोसेस में। जो स्टेट की काउंसलिंग होती है वो हमारे पास स्टेट मेडिकल काउंसिल्स अलग से कंडक्ट करते हैं। इसकी जो वेबसाइट होती है वो भी अलग होती है। हर एक स्टेट के बच्चे को हर एक स्टेट की काउंसलिंग साइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। स्टेट के पोर्टल पर आप रजिस्टर करोगे सेपरेटली, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और स्टेट की फ़ीस अपलोड करोगे। जो स्टेट की फ़ीस होती है वो अलग होती है रिस्पेक्टिव टू स्टेट। ठीक है। आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपने फ़ीस भर दी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे। अपनी चॉइस फिलिंग में आप प्रेफरेंसेस डालोगे अपनी कॉलेजेस की, अलॉटमेंट सीट आपको अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करोगे रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में। ठीक है। अब हमारे पास इसमें स्पेशली मेंशन है कि सम स्टेट्स अलाउ डोमिसाइल कैंडिडेट्स होंगे। डोमिसाइल कैंडिडेट्स का मतलब वही क्लोज स्टेट्स वो होती हैं जहाँ पे हमारे पास सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे वहाँ पे अलाउड होते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब। ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे पास बच्चे दूसरे स्टेट्स के भी अलाउड होते हैं टू टेक द एडमिशन। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं। ठीक है। उन जो कॉलेजेस वो होते हैं उनको हम ओपन स्टेट कॉलेजेस कहते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो फर्स्ट राउंड में हमारे पास अलाउ नहीं करते दूसरे स्टेट के बच्चों को, बट सेकंड राउंड में जो है वो अलाउ करने लग जाते हैं बच्चों को, और उनकी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो भी हमारे पास एडमिशन दे देते हैं। ठीक है। उसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत कम मार्क्स में भी आपको एडमिशन मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है। तो आप ध्यान रखें, अपने कॉलेजेस प्रेफरेंसेस को अच्छे से देख के आप भरें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप्स एंड वार्निंग्स जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करते रहे एमसीसी और स्टेट की रेगुलर अपडेट्स के लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, मैंने एक वीडियो बना रखी है डॉक्यूमेंट्स की, मैंने अपलोड कर रखी है, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए उनको स्कैन करा के रखें, प्रिंट करवा के रखें, और साथ ही साथ अपना बैकअप प्लान लेके चलिए कि अगर आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिल रही है तो आप कौन सा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि PCB स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो बेस्ट होते हैं अदर देन MBBS। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। साथ ही साथ मैंने उनकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है एज वेल एज जो उनकी सैलरी है इंडिया में और आउट अदर कंट्रीज़ में अब्रॉड में, वो भी मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है। तो आप अपना बैकअप प्लान ज़रूर लेके चले BDS BAMS प्राइवेट कॉलेजेस एक्सेट्रा के बारे में कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल। ये हमारे पास नीट UG काउंसलिंग के बारे में मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है सिंपल स्टेप्स में। डिटेल्ड वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और अपने जो नीट के फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो बैचमेट्स थे, ट्यूशन मेट्स थे, आपके कलीग्स थे, आप उनको ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल MBBS चीट शीट। आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। So thank you. Do subscribe, like, comment and share. Thank you.